अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामे खफा के बारे में और इस बार हम देखेंगे कि इन 6 पहली एपिसोड्स में ये कहानी कहाँ खड़ी है। पहली नज़र में खफा एक ऐसा ड्रामा है जिसे देखकर लगता है कि पाकिस्तानी टेलीविज़न वाकई बदल रहा है, यानी कि बेहतरीन कैमरा वर्क, खूबसूरत लाइटिंग, हाई एंड प्रोडक्शन डिज़ाइन, मजबूत लोकेशंस और ऐसे अदाकार जो अपने चेहरों से भी बहुत कुछ कहने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मसला पैदा होता है। क्या खूबसूरत विजुअल्स एक अच्छी कहानी की जमानत है? मैं इसे कहता हूँ द प्रेस्टीज ट्रैप। यानी जब आप विजुअल लैंग्वेज तो 2026 की दिखा रहे हो, लेकिन स्टोरी टेलिंग कहीं कहीं अब भी वही रवायती टेलीविजन फार्मूला पर खड़ी हो। लेकिन 6 एपिसोड्स देखने के बाद मुझे लगता है कि मसला इससे थोड़ा ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि खफा में सिर्फ कमजोर राइटिंग नहीं है, इसमें कुछ बहुत दिलचस्प करैक्टर आइडियाज भी हैं। मसला यह है कि कभी ये आइडियाज वाकई किरदारों से प्लॉट पैदा करते हैं और कभी प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए किरदारों को हरकत दी जाती है। और यही फर्क आज के इस पूरे एनालिसिस का मरकज है, क्योंकि हम अक्सर कहानी को आगे बढ़ाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि कहानी के वाकया तो याद रहते हैं लेकिन करैक्टर भूल जाते हैं। एक मसला पैदा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चोरी, फिर लोन, फिर अरेस्ट, कहानी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सब कुछ कैरेक्टर्स के फैसलों से हो रहा है या कैरेक्टर सिर्फ अगला प्लॉट पॉइंट पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? प्लॉट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग, तब हम कहते हैं जब जो कहानी है वो कैरेक्टर से आगे निकल रही है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। प्लॉट पूछता है आगे क्या होगा, जबकि स्टोरी पूछती है ये इसी करैक्टर के साथ क्यों हुआ और इस वाक्य ने उसे अंदर से क्या बदल दिया। ये दोनों चीजें एक नहीं है। और पाकिस्तानी टेलीविजन में हम अक्सर प्लॉट ड्रिवन नैरेटिव्स की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि प्लॉट हमें मसलसल कुछ ना कुछ करने का मौका देता है। रिश्ता, गलतफहमी, पैसा, चोरी, हादसा, बीमारी, शादी, पुलिस, फिर नया राज और फिर अगली एपिसोड। मसला ये है कि अगर हर वाकया सिर्फ अगला वाकया पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि अगर एक इवेंट सिर्फ अगले इवेंट को पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो, तो हम एक चेन ऑफ इवेंट्स को देख रहे होते हैं, एक मुकम्मल ह्यूमन स्टोरी नहीं। अच्छी स्क्रीन राइटिंग में आइडियली कैरेक्टर चॉइस से प्लॉट पैदा होता है, तो फिर प्लॉट कॉन्सिक्वेंस से कैरेक्टर चेंज होता है। यानी कैरेक्टर कोई फैसला करता है, इस फैसले से इवेंट पैदा होता है और उस इवेंट के कॉन्सिक्वेंस में कैरेक्टर बदल जाता है। खफा कभी कभी ऐसा करता है और कभी कभी इसके बिल्कुल बरक्स, और यही इस ड्रामे को दिलचस्प भी बनाता है और फ्रस्ट्रेट भी करता है। स्क्रीन प्ले का पहला बड़ा मसला है एक्सपोजिशन, यानी कि ये हमें हर ड्रामे में, हर दूसरे पाकिस्तानी ड्रामे में भरपूर मिलेगा। उसकी वजह यह है कि मैंने ये अंदाजा लगाया कि मोस्ट ऑफ द राइटर्स आर नावल राइटर्स, और वो नावल लिखते हैं, और नावल के लिखने और स्क्रीन राइटिंग के लिखने में बहुत फर्क होता है। स्क्रीन राइटिंग जो है वो विजुअल स्टोरी टेलिंग है, जबकि नावल लिखना जो है वो विजुअल नहीं है। तो इसलिए इसमें बुनियादी फर्क आ जाता है। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि चूंकि पाकिस्तान, इंडिया में उस तरह इंस्टीट्यूशंस नहीं है स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए, तो ये प्रॉब्लम हमें हर दूसरे ड्रामे में नजर आती है। अब एक्सपोजिशन से मतलब क्या है कि हम वो इंफॉर्मेशन जो ऑडियंस को बैक स्टोरी समझाने के लिए देते हैं उसे एक्सपोजिशन कहते हैं। यानी कि एक्सपोजिशन
اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی ایکسپوزیشن خود کوئی بری چیز نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے کیسے پیش کرتے ہیں۔ اس کے 3 لیولز یوزلی ہوتے ہیں۔ پہلا لیول ہوتا ہے بیڈ ایکسپوزیشن کا، یعنی جب ایک کریکٹر دوسرے کو وہ باتیں بتا رہا ہو جو دونوں پہلے سے جانتے ہیں، یعنی مثلاً شیلا کا رضا کو محتشم کے بچپن اور اس کے علاج کے بارے میں بتانا، گھر میں ایسی معلومات کا بیان جو وہاں موجود کریکٹر پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ڈائیلاگ کریکٹرز کے لیے نہیں بلکہ آڈینس کے لیے لکھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ دوسرا لیول یہ تھوڑا بیٹر ہے کہ ہم کریکٹر کے رویے میں ٹراما دیکھیں لیکن اس کی وجہ ہمیں فوراً نہ بتائی جائے، اور لیول 3 یہ بیسٹ ہے، یعنی آڈینس خود محسوس کریں یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے اور پھر کسی مناسب وقت پر اسے ڈسکور کیا جائے۔ اس وقت وہ انفارمیشن ایکسپوزیشن نہیں رہتی، وہ ڈرامیٹک ڈسکوری بن جاتی ہے، یعنی کہ لیول 3 کی بات کر رہا ہوں۔ خفا میں مسئلہ یہ ہے کہ کئی بار اسکرین پلے آڈینس پر اعتماد کرنے کی بجائے اسے انفارمیشن سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہیرا مانی، میکال، ذوالفقار اور باقی اداکاروں کے چہرے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ہر زخم کی ہسٹری بتانا ضروری نہیں۔ جب ایکسپریشنز آپ کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہسٹری بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی ہمیں صرف زخم دکھا دیں تو کام چل جائے گا، آڈینس باقی کہانی خود ہی مکمل کر لے گی۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے ریان کی طرف۔ ریان کا کریکٹر ایک بہت انٹرسٹنگ سائیکولوجیکل پریمس رکھتا ہے۔ ایک ایسا امیر لڑکا جسے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا انکار ملا ہے جسے وہ قبول نہیں کر پاتا اور پھر اسے تھپڑ بھی پڑتا ہے، یہاں سے obsession پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسکرین پلے ہمیں اس سائیکولوجیکل جرنی کا کافی حصہ دکھاتا ہی نہیں۔ ایک لمحے میں وہ ناراض ہے، دوسرے میں وہ فیسینیٹڈ ہے، اور پھر وہ لڑکی میری ضد بن گئی ہے، مجھے وہ چاہیے شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس قسم کے ڈائیلاگز ہمیں اس میں ملتے ہیں ریان کی طرف سے۔ اس سینیریو میں اگر ہم دیکھیں، یہاں ہمیں ایک سائیکولوجیکل برج چاہیے تھا۔ اس کی انا کیسے زخمی ہوئی، اس انکار نے اسے اندر سے کیا کیا، وہ تزئین کو چاہتا ہے یا صرف اسے حاصل کر کے اپنی شکست مٹانا چاہتا ہے۔ اگر جواب دوسرا ہے تو یہ کریکٹر بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ریان کو تزئین سے محبت نہیں، اپنی شکست سے نفرت ہے، اور یہی فرق اسے ایک ڈائمینشنل عاشق کی بجائے ایک سائیکولوجیکلی انٹرسٹنگ کریکٹر بنا سکتا ہے۔ تزئین میرے خیال میں خفا کا سب سے اہم کریکٹر تزئین ہے، اور یہاں ہماری پہلی ریڈنگ کو ایپیسوڈ 6 نے مزید واضح کیا ہے۔ شروع میں تزئین ہمیں ایک ایسی لڑکی نظر آتی ہے جو ہر کسی کا بوجھ اٹھانا چاہتی ہے۔ وہ فیملی پرووائڈر ہے، وہ سب کی مدد کرتی ہے، وہ اپنے سیلف ریلائنس پر فخر کرتی ہے، لیکن شاید یہ صرف سیلف ریسپیکٹ نہیں، اس سے زیادہ کچھ گہری بات ہے۔ تزئین کی آئیڈینٹی اس خیال سے بنی ہوئی ہے، میں وہ ہوں جو سب کو سنبھالتی ہوں، اور یہی اس کی طاقت بھی ہے اور اس کی کمزوری بھی۔ جب فراز اس سے 10 لاکھ کا چیک دیتا ہے تو اسے قبول نہیں کرتی، لیکن ایپیسوڈ 6 میں ہم ایک بہت اہم فرق دیکھتے ہیں۔ وہ اسکول سے 1 ملین روپے کا لون مانگتی ہے۔ یہ بہت اہم کریکٹر ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے تزئین مدد کے خلاف نہیں ہے، وہ بے اختیار ہونے کے خلاف ہے۔ لون میں اس کے لیے ایجنسی موجود ہے، وہ رقم واپس کرے گی، وہ کسی کے احسان مند نہیں بنے گی، اسی لیے پرنسپل کے سامنے اس کی ریکویسٹ یا اس کی اپلیکیشن صرف فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، یہ اس کی پوری آئیڈینٹی کا امتحان بھی ہے۔ اور جب پرنسپل اسے ریجیکٹ کرتا ہے تو مسئلہ مزید بڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں اسکرین پلے نے پہلی بار اس کی ایکسٹرنل پرابلم کو اس کے انٹرنل کنفلکٹ کے ساتھ واقعی جوڑا ہے۔
फराज को सिर्फ टॉक्सिक हीरो कहना शायद आसान होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुकम्मल रीडिंग नहीं। फराज वाकई तज़ीन से मोहब्बत करता है। एपिसोड 6 में जब तज़ीन गिरफ्तार होती है, वो उस पर यकीन करता है, वो लॉयर की बात करता है, वो उसे तसल्ली देता है, वो इसकी इज्जत बहाल करने की बात करता है। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि फराज का मोहब्बत करने का तरीका प्रोटेक्शन पर है, और प्रोटेक्शन बहुत आसानी से कंट्रोल बन जाती है। वो तज़ीन को एकेडमी छोड़ने का कहता है, उसे स्कूल से दूर देखना चाहता है, वो उसकी जिंदगी को अपने तसव्वुर के मुताबिक महफूज बनाना चाहता है। लेकिन तज़ीन के लिए फ्रीडम भी उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसलिए फराज शायद विलन नहीं, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहता है कि जिस चीज से वो उसे बचाना चाहता है, मुमकिन है वो चीज उसकी आजादी हो। और यही इन दोनों के रिलेशनशिप को दिलचस्प बना सकता है। केमिस्ट्री सिर्फ खूबसूरत लगने का नाम नहीं। स्क्रीन राइटिंग में केमिस्ट्री का मतलब है फ्रिक्शन प्लस रिकॉग्निशन। यानी फराज तज़ीन को सिक्योरिटी देता है, वो इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन मोहतशम उसे रिकॉग्नाइज करता है, वो उसके आइडियाज को चैलेंज करता है, उसे अनकंफर्टेबल करता है। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात फराज और तज़ीन के सीन्स खूबसूरत होने के बावजूद प्रेडिक्टेबल महसूस होते हैं, जबकि मोहतशम और तज़ीन के सीन में एक इंटेलेक्चुअल फ्रिक्शन पैदा होती है। और अब एपिसोड 6 ने इस डायनामिक को मजीद पेचीदा कर दिया है। मोहतशम ने अपनी माँ की ज्वेलरी बेचकर तज़ीन की मदद की। ये मोहब्बत भी हो सकती है, ये सैक्रिफाइस भी, लेकिन ये एक मॉरल प्रॉब्लम भी है। और यही हमें अगले करैक्टर तक ले जाता है। मोहतशम शायद खफा का सबसे इंटरेस्टिंग करैक्टर बन सकता है, क्योंकि उसके साथ एक तरफ मुसलसल जुल्म हुआ है, उसे नॉर्मल कहा गया, उसे मिसअंडरस्टैंड किया गया, उसकी अपनी फैमिली उसे कबूल नहीं करती। लेकिन एपिसोड 6 में वो खुद भी एक मॉरली क्वेश्चनेबल फैसला करता है। उसकी मरहूम वालदा की ज्वेलरी उसकी खाला के पास गार्डियन की हैसियत से मौजूद थी। वो ज्वेलरी दरअसल उसके लिए थी, क्योंकि उसकी वालदा ने भी यही चाहा था। मोहतशम उसे लेकर बेच देता है और उस पैसे से तज़ीन की मदद करता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर कोई चीज आखिरकार आप ही की होनी है, तो क्या आपको उसे इस्तेमाल करने का इखलाकी हक भी हासिल हो जाता है? मोहतशम का जवाब शायद हाँ है, लेकिन खाला का जवाब वाज़ेह तौर पर नहीं। और यही कन्फ्लिक्ट दिलचस्प है, क्योंकि अब मोहतशम सिर्फ मजलूम नहीं रहा, वो एक ऐसा इंसान बन गया है जो अच्छा काम करने के लिए भी गलत तरीका इख्तियार कर सकता है। ये करैक्टर कॉम्प्लेक्सिटी है, और मैं चाहूंगा कि ड्रामा उसे बरकरार रखे। और अब यहाँ पे आप देखें कि एपिसोड 6 में क्या खूबसूरत कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने आती है। और यही मैं कहता हूँ कि करैक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तज़ीन ने फराज के 10 लाख रुपए के चेक को सिर्फ इसलिए नहीं ठुकराया था कि वो पैसे नहीं लेना चाहती, इसलिए उसके लिए अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा था। लेकिन जब स्कूल का लोन रिजेक्ट होता है तो मोहतशम से रकम ले लेती है। ये फैसला बजाते खुद गलत नहीं, एक डेस्परेट इंसान अपने सूल तोड़ सकता है, बल्कि यही तो अच्छा ड्रामा बन सकता था। मसला यह है कि स्क्रीन पे हमें इस असूल के टूटने की इमोशनल कीमत नहीं दिखाता। तज़ीन को कम से कम एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए था, उसे महसूस होना चाहिए था कि उसने अपने बारे में जो तसव्वुर बना रखा था आज उसमें दरार पड़ गई है। लेकिन अगर करैक्टर की अंदरूनी दुनिया नहीं बदलती तो फिर ये करैक्टर चॉइस नहीं रहती, ये प्लॉट रिक्वायरमेंट बन जाती है। और यही खफा की स्क्रीन राइटिंग मसले की असल मिसाल है। तज़ीन को पैसा चाहिए था, उसे पैसा मिल गया, और लेकिन एक बेहतर राइटर पूछता है तज़ीन को पैसा मिलने के बाद तज़ीन के अंदर क्या टूटा। ये एपिसोड
6 ने प्लॉट को तेज किया है, मगर तज़ीन के कोर कॉन्ट्रडिक्शन को ड्रामेटाइज ना करके कैरेक्टर राइटिंग का एक अहम मौका ज़ाया भी किया है। अब आते हैं प्लॉट के उस पहलू की तरफ जिसे हम मैकेनिकल प्लॉटिंग कहते हैं। पहली एक साथ में हमें 25 लाख की ज्वेलरी रिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर खुर्रम की माली ज़रूरियात सामने आती हैं और फिर घर की ज्वेलरी चोरी हो जाती है। यहाँ एक चीज़ वाज़ह करना ज़रूरी है, एपिसोड 6 ने हमें बताया है कि खुर्रम वाकई चोर था, तो हमारी इब्तदाई जो प्रेडिक्शन थी वो गलत निकली। लेकिन सवाल अब भी वही है जो बरकरार है, क्या इस चोरी को साइकोलॉजिकली अर्न किया गया था? और उसके बाद खुर्रम का जिम जाना, झगड़ा करना, गन का निकलना, गोली लग जाना, यहाँ स्क्रीन पे कम से कम एक चीज कर रहा है, कैरेक्टर चॉइस का कॉन्सिक्वेंस पैदा हो रहा है। खुर्रम ने एक क्राइम किया, उसके बाद उसके लिए खतरा पैदा हुआ और वो जख्मी हुआ, ये पॉजिटिव है। लेकिन फिर हमें उसके अंदर का कन्फ्लिक्ट भी चाहिए, क्या उसे गिल्ट है, क्या उसे खौफ है, क्या उसे रिग्रेट है, या सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। क्राइम प्लॉट को इंटरेस्टिंग नहीं बनाता, क्राइम के बाद इंसान के अंदर होने वाली तब्दीली प्लॉट को इंटरेस्टिंग बनाती है। यही इम्पोर्टेंट बात है। हम देखते हैं कि वो एक जगह बाद में दुखी नजर आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमोशनल चीज़ों की कमी है और हम ये नहीं दे सकते कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम इमोशनली आ रहा है। अब आते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, जिसको मैं कहूँगा थेफ्ट यानी चोरी। और यहाँ खफा ने हमें सरप्राइज किया है। यहाँ एक बहुत अहम डिस्टिंक्शन है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि खुर्रम की चोरी और मोहतशिम की ज्वेलरी लेना दो अलग इवेंट्स हैं। खुर्रम ने अपने घर से ज्वेलरी और कैश चोरी किए, जबकि मोहतशिम ने अपनी मरहूम वालदा की वो ज्वेलरी ली तो उसके लिए इंटेंडेड थी, उसे बेचा और तज़ीन की मदद की। दोनों के मोटिव्स मुख्तलिफ हैं, दोनों के मॉरल क्वेश्चंस मुख्तलिफ हैं, और अगर राइटर इस फर्क को कॉन्शियसली एक्सप्लोर करता है तो ये एक बहुत दिलचस्प थीम बन सकती है, यानी हक और मिल्कियत के दरमियान फर्क, यानी आपका राइट और आपकी जो पोजेशन है उनके दरमियान क्या फर्क है। खुर्रम समझता है मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए मैं ले सकता हूँ, मोहतशिम समझता है कि आखिरकार मेरा ही तो है इसलिए मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों अपनी जरूरत को जस्टिफिकेशन बना रहे हैं, फर्क सिर्फ ये है कि एक सोशली क्रिमिनल है और दूसरा मॉरली एम्बिगुअस। और यही वो जगह है जहाँ खफा महज मेलोड्रामा से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अरीशा को अगर सिर्फ हास्य बैन कहा जाए तो हम इस कैरेक्टर के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास ग्रीवियंस है। वो महसूस करती है कि तज़ीन को हमेशा ज्यादा अहमियत मिली, वो खुद फैमिली डायनामिक्स में इनविजिबल महसूस करती है। और एपिसोड 6 में जब फराज को खुर्रम की चोरी के बारे में बताती है तो उसका अमल सिर्फ जेलसी से पैदा नहीं होता, उसमें एंगर भी है, रिसेंटमेंट भी है और एक एहसास भी कि जब सब कुछ खराब हो रहा था मुझे आखिर कब फैमिली का हिस्सा समझा गया। वो गलत हो सकती है, उसका लहजा गलत हो सकता है, उसके फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन उसका दर्द झूठा नहीं। और एक अच्छा राइटर यही करता है, विलन को सिर्फ गलत नहीं बनाता, वो इसे समझने के काबिल बनाता है। रजा और मोहतशिम और रजा का रिलेशनशिप भी दिलचस्प है। रजा का सच ये है मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, मोहतशिम का सच ये है जब मुझे आपकी जरूरत थी आपने मुझे कबूल नहीं किया। दोनों अपने आप को मजलूम समझते हैं और यही कन्फ्लिक्ट ताकतवर है। हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि रजा सही है या मोहतशिम, बल्कि दोनों को अपनी अपनी रियलिटी सच्ची क्यों लगती है। ये वो जगह है जहाँ कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा पैदा होता है। और अब हम एपिसोड 6 के सबसे बड़े ड्रामेटिक डेवलपमेंट पर आते हैं। तज़ीन पैसे के लिए कोशिश करती है, लोन मांगती है, प्रिंसिपल उसे रिजेक्ट करता है, मोहतशिम उसकी मदद करता है और फिर इस वक्त वो
2 ملین روپے چوری کرنے کے الزام میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ اسکرین پلے نے واقعی ایک اسٹرانگ ڈرامیٹک آئرنی پیدا کی ہے، کیونکہ آڈینس جانتی ہے کہ تزین پیسے کے لیے کیا کچھ کر رہی تھی۔ ہم نے اسے لون مانگتے دیکھا، ہم نے اس کی ڈیسپریشن دیکھی، پھر اچانک چور بنا دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایکسٹرنل پرابلم نہیں، یہ اس کی پوری آئیڈینٹی پر حملہ ہے۔ وہ خود کہتی ہے کہ اگر اسے ایک رات بھی جیل میں گزارنی پڑی تو کوئی رقم اس کی ریپوٹیشن واپس نہیں لا سکتی۔ رات میں یہاں رک گئی، کروڑ بھی مل جائے نا تو میری عزت واپس نہیں آئے گی۔ اور یہ ڈائلاگ ہمیں اس کریکٹر کے اندر کے اصل خوف تک لے جاتا ہے۔ تزین غربت سے زیادہ ہیوملیشن سے ڈرتی ہے، اور اب پہلی بار پلاٹ اور کریکٹر واقعی ایک دوسرے سے جڑے محسوس ہوتے ہیں۔ 6 اقساط کے بعد اگر ہم ہر بڑے ڈیولپمنٹ کو ایک سکیل پر رکھیں تو خرم کی چوری ارنڈ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی فائنینشیل ڈیسپریشن پہلے اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس نے ایک چوائس لی۔ ریان کا obsession پارشلی ارنڈ ہے، کانسرٹ موجود ہے، لیکن سائیکولوجیکل برج ابھی بھی کمزور ہے۔ فراز کا کنٹرول، کریکٹر کنسسٹنٹ ہے، وہ جینولی پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے لیکن پروٹیکشن کو کنٹرول میں بدل دیتا ہے۔ محتشم کی جیولری ڈرامیٹیکلی اسٹرانگ ہے لیکن مورلی ایمبیگوس ہے۔ اس کا موٹیو کریکٹر سے تو نکلتا ہے لیکن اس کے ایتھیکل کانسیکوینسز ابھی کھلے نہیں۔ تزین کا اریسٹ ہونا یہ اسٹرانگ ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس کی اسٹیبلشڈ ورنربلٹی یعنی ڈگنیٹی اور ریپوٹیشن کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے۔ رضا کا پبلک اینگر، اس کے لیے زیادہ سائیکولوجیکل گراؤنڈنگ چاہیے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ وہ غصہ کیوں کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کا اسٹیبلش کریکٹر ہمیں اس انٹینسٹی تک پہنچاتا ہے۔ تو پھر خفا کی اصل کمزوری کیا ہے، اس سیکشن میں ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں 6 ایپیسوڈز کے بعد میری رائے پہلے سے تھوڑی بدل گئی ہے۔ میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ خفا صرف ایک پریڈکٹیبل میلو ڈراما ہے، یہ انفیئر ہوگا کیونکہ اس میں کچھ کریکٹرز کنفلکٹس انٹرسٹنگ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسکرین پلے کبھی بہت اچھے کریکٹر کنفلکٹ تک پہنچتا ہے اور پھر جلدی سے آگے پلاٹ پوائنٹ کی طرف بھاگ جاتا ہے، اور یہی ہماری انیشل آبزرویشن کو دوبارہ اہم بنا دیتا ہے۔ ہم پلاٹ ڈریون سٹوری ٹیلنگ کے عادی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں کچھ ہو، کوئی راز کھلے، کوئی رشتہ آئے، کوئی چوری ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی ریسٹ ہو، لیکن کبھی کبھی سب سے پاورفل سین وہ ہوتا ہے جہاں باہر کچھ نہیں ہوتا مگر کریکٹر کے اندر کچھ بدل جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے پاکستانی ٹیلی ویژن کو زیادہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ خفا ہمیں اسکرین رائٹنگ کے 5 بڑے لیسن دیتا ہے۔ شو ڈونٹ ٹیل، ہر ڈراما کو ڈائلاگ میں ایکسپلین نہ کریں، آڈینس کو محسوس کرنے، کریکٹر بیفور پلاٹ۔ اپنے آپ سے پوچھیں یہ ایونٹ اس کریکٹر کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ تھرڈ ہے سائیکولوجیکل برج، کریکٹر اے سے کریکٹر بی تک جمپ نہ کریں، اس کے درمیان ایموشنل سٹیپس دکھائیں۔ نمبر 4 مورل کمپلیکسٹی، محتشم کا اچھا کام بھی مورلی کوسچنبل ہو سکتا ہے، عریشہ کا غلط عمل بھی جینون گریوینس سے نکل سکتا ہے، یہی انسان ہے۔ نمبر 5 کانسیکوینسز، اگر کریکٹر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کی قیمت ہونی چاہیے۔ خرم کی چوری کے بعد شوٹنگ اسی ڈائریکشن میں ایک اچھا قدم ہے، اور تزین کی فائنینشیل ولنریبلٹی کا نتیجہ اریسٹ کی صورت میں آنا ایک زیادہ میننگفل کانسیکوینس بن سکتا ہے۔ تو 6 قسطوں کے بعد اب خفا کے بارے میں میرا فیصلہ کیا ہے؟ میرے خیال میں خفا ایک ویژولی ایمبیشیس ڈراما ہے جس کے اندر ایک بہت بہتر کریکٹر ڈریون سٹوری بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے ایکٹرز اور کریکٹر کنفلکٹس ہیں، اور اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسکرین پلے کبھی کبھی ان کریکٹرز کی پیچیدگی کو مکمل طور پر ایکسپلور کرنے سے پہلے اگلے پلاٹ پوائنٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایپیسوڈ 5 اور 6 نے ایک امید ضرور پیدا کی ہے، خصوصاً تزین کا لون، محتشم کا مورلی ایمبیگیوس سیکریفائس، خرم کی چوری کے نتیجے اور تزین کا اریسٹ۔ یہ سب ہمیں دکھاتے ہیں کہ اگر رائٹر
करेक्टर और प्लॉट को एक दूसरे से जोड़ दे तो यही कहानी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और अब 6 एपिसोड्स के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अगली किस्त में क्या होगा, बल्कि अगली किस्त में जो कुछ होगा वो किस करेक्टर के फैसले से होगा। क्योंकि प्लॉट में बताता है क्या हुआ, लेकिन करेक्टर में बताता है क्यों हुआ। अगर तज़यीन की गिरफ्तारी उसे बदल देती है, अगर मुतशिम के सैक्रिफाइस उसके लिए अखलाकी कीमत पैदा करता है, अगर फराज की मोहब्बत उसके कंट्रोल को चैलेंज करती है, अगर अरीशा का रिसेंटमेंट उसे मजीद एक्सट्रीम फैसलों की तरफ ले जाता है, और अगर रेयान अपनी ख्वाहिश और एंटाइटलमेंट के दरमियान फर्क समझने पर मजबूर होता है, तो खफा एक बहुत दिलचस्प करैक्टर ड्रामा बन सकता है। लेकिन अगर हर इवेंट सिर्फ अगले इवेंट तक पहुंचने का जरिया बन गया तो हमारे पास बहुत खूबसूरत विजुअल्स के साथ सिर्फ एक चेन ऑफ इंसिडेंट्स रह जाएंगे। शायद यही स्क्रीन राइटिंग का सबसे बुनियादी फर्क है। कहानी सिर्फ ये नहीं कि हमारे कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है, कहानी ये है कि उनके साथ जो कुछ होता है उन्हें क्या बना देता है। आपको क्या लगता है, क्या तज़ीन वाकई सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से मुश्किलात में है, या वो अपनी आइडेंटिटी के एक हिस्से को छोड़ने से डरती है? क्या फराज की मोहब्बत प्रोटेक्शन है या कंट्रोल? क्या मुतशिम ने अपनी माँ की ज्वेलरी इस्तेमाल करके सही किया? और सबसे अहम, क्या खफा अब वाकई करैक्टर ड्रिवन ड्रामा बनने की तरफ जा रहा है, या हम दोबारा एक नए प्लॉट ट्विस्ट के इंतजार में हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामास को सिर्फ अच्छा या बुरा कहने की बजाय स्क्रीन राइटिंग, कैरेक्टर साइकोलॉजी और स्टोरी टेलिंग के नुक्ते नज़र से एनालिसिस करना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एनालिसिस तक के लिए